नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। तो अपने अभी तक राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान से संबंधित जो सामान्य बातें हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान के भाग क्या हैं, संविधान में अनुसूचियां क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा कर ली है। अब अपने एक प्रकार से जो जो अपना मेन विषय है संविधान का अध्ययन करना, उसकी शुरुआत करते हैं। अपने संविधान को अनुच्छेद के हिसाब से स्टडी करेंगे, पहले जो अनुच्छेद आते हैं उसके हिसाब से। परंतु बीच में जाकर ये भी होगा कि अध्ययन का एक क्रम स्थापित करने के लिए अनुच्छेद को आगे पीछे भी किया जाएगा। परंतु जहां तक संभव होगा प्रयास यही रहेगा कि अनुच्छेद के क्रम में ही संविधान की बात की जाए। तो आज अपने बात करने जो जा रहे हैं वो कर रहे हैं संविधान संविधान का भाग एक जो है, भाग एक के अंदर जो है वो आपके अनुच्छेद जो आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद एक, चार। तो अपने अनुच्छेद एक से लेकर चार का अध्ययन करेंगे जो कि संविधान के भाग एक के अंदर बताया गया है। अब ये अनुच्छेद एक जो है, अनुच्छेद एक की अगर बात करें तो ये भारत को परिभाषित करता है। अनुच्छेद पहला जो है, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक की जो परिभाषा है, जो विषय है, नाम तथा राज्य का क्षेत्र। यहाँ पर जो राज्य शब्द प्रयोग में लिया गया है, यह राज्य का मतलब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में है वो राजनीति शास्त्र का राज्य है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जो जहां पर एक पृथक न्यायिक व्यवस्था, पृथक राजनीतिक व्यवस्था लागू होती है, शासन व्यवस्था लागू होती है, और जिसका अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे पूरे भारत को एक राज्य माना गया है, पाकिस्तान को एक राज्य माना गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग ऐसे क्षेत्र है जहां पर दो अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था लागू होती है, दोनों की अपनी सीमाएं निर्धारित है। तो राज्य जब यहाँ पर शब्द प्रयोग में लिया गया है तो उसका मतलब है भारत। और भारत किसको कहेंगे या राज्यों का क्षेत्र, भारत जो देश अपने कहते हैं उसका क्षेत्र क्या होगा। तो इसका पहला प्रावधान कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ऐसी बात की गई अनुच्छेद एक के पहले प्रावधान के अंदर। पहली बात तो नाम बताया गया, क्या नाम बताया, भारत के दो नाम बताए गए हैं, या तो आप इंडिया कह सकते, उसको भारत कह सकते हो। तो अपने जो हिंदुस्तान नाम प्रयोग में लेते हैं, हिंदुस्तान भारतीय संविधान का भाग नहीं है, हिंदुस्तान एक भावनात्मक नाम है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान केवल इतना सा है। बाकी हिंदुस्तान जो है वो भारत का आधिकारिक नाम नहीं है। भारत के दो ही आधिकारिक नाम है, वो है भारत और इंडिया। अपने संविधान के अनुच्छेद एक के अंदर दो ही नामों से भारत को परिभाषित किया गया है, वो किया गया भारत और इंडिया के नाम से। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो हिंदुस्तान शब्दावली अपने प्रयोग में लेते हैं वो केवल और केवल एक भावनात्मक शब्द है, क्योंकि कुछ लोग जो इस क्षेत्र विशेष से स्वयं को जोड़ते हैं, क्योंकि ये हिंदू समाज की बहुलता वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको नाम जो है वो हिंदुस्तान दे दिया गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एक भावनात्मक शब्द है, आधिकारिक शब्द नहीं है। तो ये भारत क्या होगा बताता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का मतलब यहाँ पर दो शब्द प्रयोग में आते हैं। इंग्लिश के अंदर जो शब्द आता है वो आता है यूनियन, और एक शब्द इंग्लिश के अंदर आता है फेडरेशन। हालांकि फेडरेशन को भी संघ ही कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो हिंदी में दोनों शब्द जो है यूनियन और फेडरेशन वो अलग अलग प्रयोग में है, मतलब कि अंग्रेजी के अंदर दो अलग अलग शब्द हैं, हालांकि दोनों की हिंदी जो है वो संघ बनती है। अब भारत की अगर अंग्रेजी की बात करें तो भारत में अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग में वो लिया गया है भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसकी हिंदी क्या बनती है, राज्यों का संघ। तो अपने को ध्यान रखना है भारत यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन को भी हिंदी में तो संघ ही कहते हैं, परंतु ये जो एक विशेष प्रकार का संघ होता है ये आपको देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर। अंतर क्या होता है यहाँ पर कि जो फेडरेशन होता है वो भी राज्यों का एक समूह होता है, और जो संघ होता है या यूनियन जो होता है वो भी राज्यों का एक समूह होता है। अंतर केवल इतना सा आता है कि जहां फेडरेशन की बात की जाती है उसका मतलब है कि जो राज्य, जिन राज्यों का समूह बना है वो राज्य अपनी स्वेच्छा से उस समूह का भाग बने हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार बाहर जाने का अधिकार भी रखते हैं। तो फेडरेशन उस संघ के लिए प्रयोग में लिया जाता है जहां पर सदस्य जो होते हैं वो अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और अपनी इच्छा से निकलते हैं। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर वो आपस की इच्छा का सवाल नहीं है, मतलब कि
बाहर जाने का जो अधिकार है संघ से, वो राज्यों को नहीं दिया गया है। अपनी इच्छा, ऐसा नहीं था कि जो राजस्थान था, या अगर अपने बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद किसी राजा की जागीर थी जिसको भारत ने लिया है, ऐसा नहीं है। जब वो भारत के अंदर एकीकरण हो गया है, तो वहां पर राजा की जागीर नहीं बनी है, वो भारत का ही क्षेत्र बन गया है। अब उसको भारत से अलग करने का अधिकार जो है, वो हैदराबाद के राजा के पास या हैदराबाद के निजाम के पास नहीं है। इसलिए भारत कौन से प्रकार का संघ है? भारत यूनियन के प्रकार का संघ है। फेडरेशन शब्द यहाँ पर नहीं प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में इसका दोनों का मतलब राज्यों का संघ ही बनता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये बात कहां लिखी गई है? ये अनुच्छेद 1 के प्रावधान 1 में लिखी गई है। इसका जो दूसरा प्रावधान है, अनुच्छेद 1 का जो है दूसरा प्रावधान, अनुच्छेद 1 का दूसरा प्रावधान जो है, ये कहता है कि राज्य सूची या राज्यों के नाम जो है, राज्यों के नाम अनुसूची 1 में बताए जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है कि कौन से राज्यों के से मिलकर भारत पूरा बनता है, तो आपको अनुसूची 1 पढ़ना पड़ेगा। तो जो अपने राज्य हैं, सभी राज्यों का नाम आपको कहां देखने को मिलता है? अनुसूची 1 में देखने को मिलता है। ये जो अनुच्छेद है, ये अपने आप में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। 1956 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये प्रारंभिक संविधान या वास्तविक संविधान का भाग नहीं होता था, इसको बाद में संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि ये कहता है कि अगर आपको राज्यों के नामों के बारे में जानना है, तो आप अनुसूची 1 का अध्ययन कर लें। ठीक है, अब जो इसका तीसरा है, अनुच्छेद 1 का तीसरा, अनुच्छेद 1 का तीसरा प्रावधान जो है, इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आती है, राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। तो जब शब्दावली प्रयोग लिया जाए भारत का राज्य क्षेत्र, तो भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या है? पहली बात, किन किन चीजों से मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र मिलेगा? राज्यों का क्षेत्र, जो भारत के जितने भी प्रांत हैं उनका सबका क्षेत्र मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र मिलेगा। या ऐसा कहा जाए कि भारत का संविधान लागू कैसे हो, किस क्षेत्र के अंदर होगा? ये जो जिस संविधान की अपने बात कर रहे हैं, यह संविधान कौन से क्षेत्र में लागू होता है? तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होता है। अब भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर एक तो जितने भी अपने राज्य हैं, जितने भी अपने 29 राज्य हैं, उन सभी का, अभी 28 रह गए हैं, तो 28 राज्यों का जितना भी क्षेत्र है वो सारा आता है। दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और जो आता है वो आता है ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भाग बनाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 का तीसरा प्रावधान कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र अगर शब्दावली प्रयोग में ली जाए, तो क्या मतलब है इसका? भारत का राज्य क्षेत्र, पहली बात तो ऐसा क्षेत्र जहां यह संविधान लागू होता है, ऐसा क्षेत्र जहां यह संविधान जिसकी अपने बात कर रहे हैं वह संविधान लागू होता है। तो यह संविधान कौन से क्षेत्रों के अंदर लागू होता है? क्योंकि अगर अपने अनुच्छेद 1 के पहले प्रावधान की माने, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो उसके अंदर केवल राज्य ही आने चाहिए। परंतु इस बात का स्पष्टीकरण अनुच्छेद 1 की ही तीसरे प्रावधान में दे दिया गया है कि जब आप शब्दावली प्रयोग में लेते हो भारत का राज्य क्षेत्र, जहां पर यह संविधान लागू होता है, जिस क्षेत्र के अंदर यह लागू होता है, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? भारत के सारे राज्य का नाम आपको पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र भविष्य में भारत अधिकार में ले लेता है, अभी भारत का भाग नहीं है, परंतु भविष्य में जो है अगर भारत किसी देश से ले लेता है या आपसी सहयोग के माध्यम से जो है वो भूमि का आदान प्रदान हो जाता है, तो ऐसा जो क्षेत्र होगा उसको भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और उस क्षेत्र के अंदर भी यह संविधान लागू होगा। ऐसी कुछ बात अनुच्छेद 1 का तीसरा प्रावधान कहता है। इन तीन प्रावधानों से मिलकर अनुच्छेद 1 है। तो अनुच्छेद 1 के अंदर क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 के अंदर बताया गया है कि भारत का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा।
तो पहली बात तो क्षेत्र क्या होगा, सभी राज्यों का क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में भारत अपने अधिकार में लेने की योजना बनाए या ले ले। दूसरा ये बताता है कि अगर आपको राज्यों के बारे में पढ़ना है, आपको अनुसूची 1 पढ़नी चाहिए, उसमें सभी राज्यों का नाम बताया गया है कि किस राज्य का नाम क्या है। तो ये बात कहाँ बताई गई है, ये अनुसूची 1 के अंदर बताई गई है। तीसरा कि भारत का राज्य क्षेत्र किसको कहेंगे, या ऐसा क्षेत्र जहां पर भारत का ये संविधान लागू होता है, तो उसके अंदर कैसा 3 चीजें आ जाती है, क्या क्या, एक भारत का सभी राज्य जिनका नाम अनुसूची 1 में जोड़ा गया उनका सभी का क्षेत्र, प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी भारत का ही क्षेत्र है, वहां पर भी यह संविधान लागू होगा, और ऐसा कोई अगर क्षेत्र है जिसको भविष्य में भारत अपने अधिकार में ले लेता है तो वह भी इसका भाग होगा। ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। अब बात आती है अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2, संसद नया राज्य स्थापित कर सकती है। मैं इसको आसान भाषा में तोड़ रहा हूं, अगर आप चाहें तो आपको संविधान की एक कॉपी जो है वो पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी भाषा में भी आपको मिल जाती है, इंग्लिश भाषा में भी मिल जाती है, या आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उस किताब के अंदर भी आपको अनुच्छेद की भाषा देखने को मिल जाती है। तो जो अनुच्छेद की वास्तविक भाषा है वो बहुत जटिल भाषा है, उसका कारण अपने जानते हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान लिखा गया है उसके अंदर वकीलों की बहुलता थी, या भारत की संविधान सभा जो है उसके अंदर वकीलों और कानूनविदों की बहुलता थी, जिसके कारण यह जो भाषा प्रयोग में ली गई है यह उनके पैसे से बहुत ज्यादा प्रभावित है, उनके पैसे का असर भाषा के प्रयोग में देखने को मिलता है। और चूंकि वकील व्यवसाय जो है वह माना जाता है जटिल भाषा के प्रयोग करने के लिए, तो उन्होंने संविधान के अंदर भी जटिल भाषा का ही प्रयोग किया है। तो मैं आपको आसान भाषा में तोड़कर इसका केवल अर्थ बता रहा हूं, हालांकि अपने को यह भी देखना होता है कि अपने इस जटिल को आसान बनाने के चक्कर में इसका जो मूल अर्थ है वो उसको खो ना दें, मूल अर्थ समाप्त ना हो जाए। तो अपने जो इसको अनुवाद करते हैं, जिसको तोड़ते हैं, वो ऐसी शब्दावली के साथ तोड़ते हैं कि कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद जो है वो नया राज्य, नए राज्य स्थापित कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि अनुसूची 1 के अंदर वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के नाम दिया गया अनुसूची 1 के अंदर। यह भी बताया गया कि इस राज्य का क्षेत्रफल क्या है, कहां है, कैसे है, कौन से राज्य को राजस्थान कहा गया है। अब अगर कल को पीओके भारत ले लेता है, जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है, वैसे आधिकारिक तौर पर पीओके भारत का भाग है, प्रशासनिक तौर पर पीओके जो है वो भारत नहीं है, या अगर मैं इसको बदल देता हूं कि पूरा पाकिस्तान ही ले लेते हैं अपने, तो अब पाकिस्तान को जब तक आप भारत के अंदर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना देते हैं तब तक आप उसके ऊपर शासन कैसे करेंगे। तो ऐसे क्षेत्र को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास है। ठीक है, तो संसद जो है अभी तक जो क्षेत्र भारत का भाग नहीं है उस क्षेत्र को भारत का राज्य घोषित कर सकती है अगर परिस्थितियां ऐसी हो। अनुच्छेद 3 जो है वो इससे मिलता जुलता ही है। संसद राज्यों का क्षेत्र इत्यादि बदल सकती है। तो जो भारत के राज्य हैं, जो भी 28 राज्य है, अगर उनका नाम बदलना है, जैसे पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंग करना है, राजस्थान को राज करना है, जो भी करना है, साथ में अगर 2 राज्यों को जोड़कर 1 राज्य करना है, 1 राज्य को तोड़कर 2 राज्य करने हैं, कुछ भी करना है, तो ये सारा का सारा अधिकार किसके पास है, ध्यान रखना, ये भारत की संसद के पास अधिकार है। तो अनुच्छेद 2 और 3 दोनों ही संसद को अधिकार देते हैं, जिसके माध्यम से संसद जो है वह भारत का मानचित्र बदल सकती है। मानचित्र बदलने के लिए आप नए क्षेत्र को भारत का भाग बना सकते हैं। नए क्षेत्र को भारत का भाग बनाने की जो इजाजत दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, वो अनुच्छेद 2 में दी गई। या फिर दूसरी संभावना यहां पर यह है कि आप क्षेत्रफल के अंदर बदलाव किए बिना ही उसी क्षेत्रफल को ज्यादा भागों में बांट सकते हैं, कम भागों में बांट सकते हैं, भागों के नाम बदल सकते हैं। मतलब कि आपका जो क्षेत्रफल है अभी वो अभी 28 राज्यों में बटा हुआ है, आप इसको 28 की बजाय 26 कर सकते हैं, 28 की बजाय 32 कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि राजस्थान का नाम और है, कुछ भी है। ये सारी शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, ये अनुच्छेद 3 के तहत मिलती है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 3 भारत का। तो जो
जैसे कि तेलंगाना एक पृथक राज्य बना है, तो वो शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत आई है? अनुच्छेद 3 के तहत आई है। किसके पास आई है? संसद के पास आई है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 4 जो है वो भी एक महत्वपूर्ण है, हालांकि वो ऊपर वाले अनुच्छेद को समझने की बात है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि भाग जो संसद का भाग 1 है, संसद का भाग 1 का कोई भी प्रावधान या कोई भी अनुच्छेद जो है बदलने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ऐसी बात कौन से अनुच्छेद के अंदर कही गई है? अनुच्छेद 4 के अंदर कही गई है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 3 जो हैं उनको आप बिना संविधान संशोधन किए बदल सकते हैं। ये कैसे संभव है? आपने तो अगर आपको अनुच्छेद 1 के अंदर जैसे कि राज्यों की जो सूची है उसमें कल को अगर आप जैसे कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं तो उस सूची में बदलाव तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो उसमें वो राज्य में दिखता रहेगा, तो आपका संविधान और आपका वर्तमान शासन जो है वह अलग अलग हो गया, वो तो संविधान की खिलाफत हो गई। तो जैसे ही आप किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाते हैं या केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते हैं तो आपको अनुच्छेद 1 में तो बदलाव करना पड़ेगा। और यह बदलाव जो है वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है अनुच्छेद 2 या 3 की शक्ति का प्रयोग करते हुए। परंतु ऐसा कोई भी जो बदलाव है वो संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन का मतलब है, यहाँ पर जो शब्दावली संविधान संशोधन प्रयोग में ली गई है इसका मतलब है कि संविधान में बदलाव, कुछ बदलाव जो हैं वो तो संसद के अंदर सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं। मैं ये समझा देता हूँ शब्दावली। जो संविधान संशोधन से होता है, वैसे अपनी भाषा के अंदर देखें तो वैसे 3 प्रकार से होता है। एक होता है सामान्य बहुमत के द्वारा, इसका मतलब समझाता हूं। सामान्य बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की स्वीकृति। अब विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत का मतलब यहाँ पर क्या है कि संविधान के अंदर, संसद के अंदर कोई प्रस्ताव रखा गया कि हम, सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हम उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्य बना रहे हैं, ऐसा एक प्रस्ताव था। अब अगर संसद के अंदर उस समय पर कुल 100 सांसद मौजूद हैं लोकसभा के अंदर, तो अगर 51 लोगों ने कह दिया कि हाँ ठीक है साहब हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, तो उस प्रस्ताव को मंजूर मान लिया जाएगा। उसको अपने कहते हैं सामान्य बहुमत, कि जितने भी लोग वहां पर उस प्रस्ताव के ऊपर मतदान कर रहे हैं उनका 51% लोग वहां पर मौजूद जो है वो आपके पक्ष में मत करना चाहिए। अगर इस व्यवस्था से आप इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं तो उसको आपने कहा गया सामान्य बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि अगर वहां पर 100 लोग मौजूद हैं तो कम से कम 67% लोगों की या 2/3 लोगों की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो इसको अपने कहते हैं विशेष बहुमत। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको अपने विशेष बहुमत तो चाहिए, उसके बाद भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से 50% राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है, इस 368 की बात करें तो ये क्या कहता है? केवल इन दोनों को ही संविधान संशोधन मानता है। ये जो प्रक्रिया जहां सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो रहा है, हालांकि संविधान के अंदर नया शब्द जोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, अनुच्छेद 1 के अंदर बदलाव तो हो जाएगा ना, तो संविधान में संशोधन तो हुआ है, परंतु अगर वो इस प्रक्रिया से संभव है तो इसको संविधान संशोधन मानता नहीं है। ये अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान संशोधन इन दो को ही मानता है। तो अगर ये कह रहा है कि भाग 1 के जो प्रावधान है उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, तो मतलब कि भाग 1 से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को कौन से बहुमत से पास किया जा सकता है? सामान्य बहुमत से पास किया जा सकता है। अगर यह कहता है कि संविधान के संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसके लिए न्यूनतम बहुमत कितना चाहिए होता? विशेष बहुमत चाहिए होता। तो जब ये लाइन लिखी गई है तो इसका मतलब है कि अभी तक अपने जो भी अनुच्छेदों के अंदर बात की है उन अनुच्छेद के अंदर जो बदलाव है वो सामान्य बहुमत से संभव है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर कि किसी भी राज्य के जो अगर आप किसी भी राज्य का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, जैसे कि आप
प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो भागों में तोड़ना चाहते हैं, असम का नाम बदलकर आसाम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेश का नाम, या एक राज्य को तोड़कर दो बनाना, या दो राज्यों को मिलाकर एक बनाना, या जैसे कि जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाना, उसमें से एक पृथक लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाना। ये जो सारी प्रक्रिया जिसमें भारत का राजनीतिक मानचित्र बदला जा, उस देखें तो प्रक्रिया होती है। इसके अंदर जो स्टेप 1 होता है, चाहे किसी राज्य का नाम बदलना हो या कुछ भी करना हो, तो संसद के दोनों सदनों में दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो कौन से बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है? सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। अगर नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, एक राज्य को दो बनाने हैं, दो राज्यों को एक बनाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और वो दोनों सदनों में किया जाएगा। और कौन से बहुमत से किया जाएगा? सामान्य बहुमत से किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के इस प्रस्ताव को प्रभावित राज्य को भेजता है, प्रभावित राज्य को भेजता है। जिस भी राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कि अगर आप आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाना चाहते हो तो प्रभावित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। वैसे ही अगर आप जम्मू कश्मीर को तोड़कर एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हो तो प्रभावित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो जो भी प्रस्तावित राज्य होता है उसको फिर वो प्रस्ताव भेजा जाता है कि देखो भाई, संसद ने तो ऐसी ऐसी बात कही है, इस चीज को मंजूरी दी है, और यह भेजने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति राज्यों को ये भेजेगा कि देखो आपके बारे में ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर राज्य द्वारा जवाब दिया जाता है। तो कितने समय के अंदर जवाब देना अनिवार्य है, इसका कोई संविधान के अंदर वर्णन नहीं है। जब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है राज्य को, तो वो उसके अंदर लिखकर बता देता है कि देखो भाई 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जवाब भेज देना, या 4 महीने के अंदर अंदर मुझे जवाब भेज देना, या 2 महीने के अंदर अंदर जवाब भेज देना, जो भी उसको जायज लगता है। तो जो समय सीमा राष्ट्रपति अपने मैसेज के अंदर बोल देता है, उसी समय सीमा के अंदर जो है यह काम किया जाता है। ठीक है। अब जब राज्य द्वारा जवाब दिया जाता है तो मतलब क्या है? राज्य के जवाब का अर्थ है, राज्य के जवाब का तात्पर्य है राज्य की विधानमंडल के जवाब से है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि वहां से राष्ट्रपति ने वो लेटर भेजा तो सरकार निर्णय नहीं लेगी उस पर निर्णय कौन लेगी? उस राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा के अंदर निर्णय लेने का तरीका एक ही होता है, उसको मतदान किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। तो जैसे कि संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि हम तमिलनाडु को तोड़कर तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाना चाहते हैं। अब ऐसा प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। उसके बाद वो जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति राज्य को भेजेगा, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि तोड़ा आंध्र प्रदेश को जा रहा है, उनको कहेगा कि भाई 4 महीने के अंदर अंदर मुझे आप बता दो कि आपकी क्या राय है इस मामले के अंदर। तो वहां पर जो राज्य की राय है, वो राज्य की राय किसकी? मतलब राज्य की विधानसभा की राय। तो विधानसभा के सामने प्रस्ताव रखा जाए कि राष्ट्रपति का ऐसा लेटर आया है साहब, तो वहां की जो विधानसभा है वहां पर उसमें मतदान होगा। तो अगर 50% से ज्यादा लोग कहते हैं हमें मंजूर है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, और अगर 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, इससे राज्य का नुकसान होगा, तो उसको अस्वीकार कर लिया जाएगा।
तो जो भी स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, जो भी उनकी राय है, उस राय को वापस राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। कितनी समय सीमा के अंदर? उस समय सीमा के अंदर जो राष्ट्रपति अपने लेटर के अंदर लिख कर देता है कि इतने इतने समय के अंदर मुझे जवाब दे देना। अब अगला स्टेप आता है, राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के जवाब को मद्देनजर रखते हुए या विधानमंडल के जवाब के अनुरूप या विरुद्ध में निर्णय ले सकता है, या विरुद्ध में निर्णय ले सकता है। तो कुल मिलाकर जो राज्य का जवाब आया है, राज्य ने कहा कि हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्य ने कहा कि मुझे ये स्वीकार नहीं है, उन्होंने अपनी राय बता दी राष्ट्रपति को कि साहब हमें ये बात मंजूर नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते। फिर भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो जो प्रस्ताव है उसको मंजूर कर सकता है। कुल मिलाकर राज्य से पूछना तो एक औपचारिकता है, राज्य के जवाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, होता वही है जो केंद्र सरकार चाहती है। क्योंकि जब ये कहा गया कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भारत के अंदर खुद का दिमाग कभी भी नहीं लगाता है। राष्ट्रपति हमेशा जो है वह वही करता है जो भारत सरकार कहती है। उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है, ना ही संविधान उसको खुद का दिमाग लगाने की इजाजत देती है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर निर्णय लेने की क्षमता उनके पास होती है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जनता के द्वारा जो है वो सरकार चुनी जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को भी जनता के द्वारा ही चुना हुआ माना जाता है, परंतु वह प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो वास्तविक शक्ति होती है वो सरकार के हाथ में होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो राष्ट्रपति वही करता है जो सरकार कहती है। तो पहले संसद ने प्रस्ताव पारित किया, राष्ट्रपति ने वह प्रस्ताव जो है वो आंध्र प्रदेश के पास भेजा, आंध्र प्रदेश ने उसको अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि हमें ये पसंद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति फिर भी अधिसूचना जारी कर देगा कि आज से इस राज्य को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, या इस राज्य के नाम जो है वो बदल दिया गया है, या 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य में बना दिया गया है, या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना दिया गया है। राज्य का कोई भी जवाब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा वही जो केंद्र सरकार चाहेगी या जो राष्ट्रपति चाहेगा। राष्ट्रपति के चाहने केंद्र सरकार का ही चाहना, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत के अंदर कोई भी राज्य का क्षेत्र बदला जाता है, भारत का मानचित्र बदला जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये सारी प्रक्रिया के अंदर विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसद के द्वारा जो प्रस्ताव है वो कौन से बहुमत से पास हुआ है? सामान्य बहुमत से पास हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो भारत का नक्शा बदला जाता है। ये कहानी है भारत के पुनर्गठन की, अपने इसको कहते हैं कि भारत का मानचित्र कैसे बदला जा सकता है। तो भारत का मानचित्र इस प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। अब अगर अपने देखें कि किस किस समय पर जो है मानचित्र बदला गया है भारत का, कब कब बदला गया है, तो वो एक थोड़ा सा मान लेते हैं, या जिसको अपने कहते हैं भारत का पुनर्गठन। इसको अपने कह सकते हैं भारत का राष्ट्र के तौर पर निर्माण, कि भारत राष्ट्र कैसे बन गया, समय काल क्या रहा है उसका। मुख्यतः समय काल की अपने बात कर रहे हैं कि किस साल में क्या हुआ, मानचित्र में क्या क्या बदलाव आए हैं भारत के। अपने जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ, भारत की आजादी के समय जो है 565 रियासतें हुआ करती थी। तो भारत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, रियासतें हुआ करती थी। जो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ब्रिटेन का अधिनियम था ये, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत स्वतंत्र भारत की नींव रखी गई है।
उसके अगर अधिनियम के प्रावधानों की बात करें तो जो रियासतों के पास दो विकल्प दिए गए थे, इन सभी रियासतों के पास उनके पास दो ही विकल्प थे। पहला, या तो आप भारत के अंदर जुड़ जाओ या पाकिस्तान के अंदर जुड़ जाओ, जहां भी आपको जुड़ना है। तो भारत के अंदर जुड़ जाओ तो भी आपकी इच्छा है, पाकिस्तान के अंदर जुड़ जाओ तो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, इनको यह अधिकार दिया गया था। दूसरा विकल्प जो था वो ये था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें स्वतंत्र राष्ट्र भी बना के दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है केवल दो ही राष्ट्र बनेंगे। तो अगर जैसे कि हैदराबाद कहता है कि मैं तो एक स्वतंत्र देश बनूंगा, ना तो मैं भारत में बनना चाहता हूं ना पाकिस्तान में जुड़ना चाहता हूं, तो वह संभव था। तो इस प्रकार से या तो आप भारत या पाकिस्तान में जुड़ो, परंतु एक विकल्प यह भी था कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, और इसी विकल्प ने सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी की है। अब भारत के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से पहले पहले, अपनी पहली आजादी से पहले पहले जो है वो लगभग सभी राज्यों ने भारत का भाग बना लिया। जो रियासतें जिनको मिलनी थी, जिन रियासतों को भारत में मिलना था, वो सभी भारत का भाग बन गए। अगर अपने देखें एकीकरण का मुख्य क्रम देखें तो जो सारे मिल गए उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। मुख्य चर्चा में रही है वो रही है त्रावणकोर। त्रावणकोर जो कि केरल के अंदर है, यहां पर मैं विलय की तारीख लिख रहा हूं इसकी। ठीक है, जो भी रियासत की बात है, जहां पर समस्या ही नहीं है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, परंतु जहां जहां समस्याएं आई है, जो विवाद का विषय बना, तो एक त्रावणकोर में, क्योंकि त्रावणकोर वाला बोल रहा था कि मैं तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तो भारत या पाकिस्तान दोनों का ही भाग नहीं बनूंगा, तो ये स्वतंत्र रहना चाहता था। तो यहाँ इसने पहले प्रारंभ के अंदर भारत में एकीकरण करने से मना कर दिया था, परंतु अंत में त्रावणकोर जो है वो 30 जुलाई 1947 को भारत का भाग बन गया। तो 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया। वैसे ही एक समस्या जो आ रही थी वो जोधपुर में आ रही थी। जोधपुर का भी 11 अगस्त 1947 को भारत में विलय हो गया। जोधपुर के अंदर साथ में बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि जोधपुर जो है वो पूरा पश्चिमी सीमा के ऊपर स्थित है। तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के बहुत नजदीक पड़ता है, पश्चिमी सीमा में है, मतलब पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अगर लालच दिया जाए तो जोधपुर जो है वो पाकिस्तान का भाग बन सकता है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने जोधपुर को लालच दिया कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, हम आपको जो है वो अतिरिक्त प्रावधान देंगे। जोधपुर का जो राजा था उसका मेन जो मांग थी वो थी कि हमें कराची बंदरगाह से जोड़ा जाए, क्योंकि उस समय पर कराची संयुक्त भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था। तो जोधपुर की मांग थी कि हमें कराची बंदरगाह प्रयोग में लेने दिया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के राजा को एक ब्लैंक पेज दे दिया था कि आपकी जो जो मांग है सब लिख दो, इसके ऊपर सब स्वीकार हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर के जो नवाब थे उन्होंने कहा कि मैं एक बार घर पर राय मशवरा कर या विचार विमर्श करके आपको मेरा निर्णय बताऊंगा कि हम आपका भाग बन रहे हैं नहीं बन रहे। इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना को गुस्सा आ गया कि मैं आपके लिए सब कुछ दाम पर लगाने को तैयार हूं, मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, खाली पेज दे रहा हूं कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए, सब कुछ आपकी मांगे मान्य है, और आप अभी भी समय चाहते हैं। तो उनका जो वो था, जो डील थी या समझौता था, वो नहीं हो पाया, और जैसलमेर के नवाब ने भी जोधपुर के ऊपर दबाव बनाया कि आप भारत के अंदर ही रहिए। तो अंततः 11 अगस्त 1947 को जोधपुर जो है उसका भारत में विलय हो गया। एक समस्या आई भोपाल के अंदर, परंतु भोपाल भी जो है जुलाई 1947 के अंदर इसका भी भारत में विलय हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भोपाल वाला भी कह रहा था कि मैं भी स्वतंत्र रहूंगा, और ये बड़ा हुआ करता था, रियासत बड़ी रियासत थी, अमीर राजा था, प्रभावशाली राजा था। तो ये भी कह रहा था कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, परंतु अंततः जो है घुटने टेक दिए। हालांकि यहाँ पर सेना वगैरह कुछ नहीं भेजनी पड़ी, वैसे ही जो है इसको समझाकर ही मना लिया गया, और ये समझ गया का भाग बन जाते हैं। जो समस्या आई वो आई हैदराबाद के, हैदराबाद जो है उसका विलय हुआ है 13/9/1948 को। यहां पर बहुत समस्याएं थी, क्योंकि हैदराबाद जो है उसकी स्थिति बहुत सामरिक महत्व की है। वो एक ऐसा राज्य है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है।
तो अगर अपने ये माने कि हैदराबाद जो कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग कर रहा था, तो हालांकि पाकिस्तान के द्वारा उस मांग को मतलब कि स्वीकार कर लिया कि उनको तो फायदा था कि तुम स्वतंत्र रहो, क्योंकि अगर हैदराबाद स्वतंत्र राज्य रहता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो भारत के दो टुकड़े वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। तो उत्तर भारत का दक्षिण भारत से संपर्क कट जाएगा, भारत के दो टुकड़े वैसे ही हो गए, भारत वैसे ही कमजोर हो गया। तो इसकी मांग थी कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। यहां पर इसकी एक सेना हुआ करती थी जिसको अपने कहते थे रजाकार सेना। क्या कहते थे? रजाकारों की सेना। इसके लठेत हुआ करते थे, इसके निजाम ने सेना पाल रखी थी। तो जब इसके ऊपर दबाव बनाया गया तो रजाकारों ने लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, हिंसा करनी शुरू कर दी। अंततः फिर जो है यहां पर एक प्रकार से पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी या सेना की कार्रवाई करनी पड़ी। भारत सरकार को अपनी सेना भेजनी पड़ी और उस सेना के बाद वहां के निजाम ने आत्मसमर्पण किया, समर्पण कर दिया भारतीय सेना के सामने, और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो है वो हैदराबाद को भारत का भाग बना लिया गया। वैसे ही जो समस्या हुआ जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ में जो जनसंख्या थी, जो मुख्य जनसंख्या थी, जो जूनागढ़ में बहुलता है, वो तो है, यहाँ की जनसंख्या तो हुआ करती थी हिंदू, और यहाँ का जो राजा था वो था मुस्लिम। मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदारी था। तो अब ये राजा तो चाहता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, जबकि जनसंख्या चूंकि हिंदू थी, तो जनसंख्या चाहती थी कि हम भारत का भाग बनेंगे, और भारत सरकार भी कह रही थी कि ये तो हमारा भाग बनना चाहिए, क्योंकि वास्तव से हिंदू जनसंख्या है। तो बाकी कहते चलो ठीक है। अब हुआ यहां पर ये कि जब इस जूनागढ़ के नवाब ने वहां पर हिंसा करनी शुरू कर दी, तो अंततः भारत को सेना भेजनी पड़ी। भारत ने सेना भेजी, परंतु बाद में अंतिम निर्णय जो है वो जनमत से लिया गया। तो पहले तो सेना भेजी, सेना भेजने के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। सेना नहीं कहो आप, पुलिस कह लो, चाहे इसको एक ही बात है। तो पुलिस के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लिया। उसके बाद वहां पर ऐसा नहीं है कि पुलिस के बाद इसको हथिया लिया गया। पुलिस के बाद यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से पूछा गया। जनमत संग्रह का मतलब है कि जनता से पूछा गया मतदान के माध्यम से कि तुम किसका भाग बनना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम भारत का भाग बनना चाहते हैं, तो अंततः भारत का भाग ये बन गए। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ कश्मीर के साथ। कश्मीर के अंदर थोड़ा सा उल्टा था। कश्मीर के अंदर जो जनसंख्या थी वो थी मुस्लिम, और जो राजा थे यहाँ के वो थे हिंदू। अब ये राजा कह रहे थे कि मैं तो एक स्वतंत्र, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजा की यहाँ पर इज्जत नहीं थी या राजा की पकड़ नहीं थी अपने राज्य के ऊपर। राजा की पकड़ थी, राजा को लोग स्वीकार भी करते थे, अच्छे राजा थे। परंतु ये कह रहे थे कि अब मैं पाकिस्तान का भाग बन नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां गलत है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। भारत का मैं भाग बनना नहीं चाहता, क्योंकि भारत जो है वो एक हिंदू राज्य है और मेरी जनसंख्या मुस्लिम है, तो मुझे स्वतंत्र रहने दिया जाए। इसने स्वतंत्रता की मांग की, परंतु ये मांग जो है पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, और उन्होंने 1947 के अंदर स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है वहां पर घुसपैठियों के रूप में सेना को भेजना शुरू कर दिया। खुद के घुसपैठिए भेज दिए, हालांकि वो सेना के द्वारा समर्थित घुसपैठिए थे। अब वो घुसपैठिए धीरे धीरे भारत की जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को लगता था कि हम इसके आधार पर इस राजा से समर्पण करवाकर इस क्षेत्र को छीन लेंगे। परंतु जब जो घुसपैठिए थे वो श्रीनगर के बिल्कुल पास आ गए, तो वहां के राजा ने भारत सरकार से मदद मांगी कि आप हमें सेना दो या हमारा समर्थन करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय पर सेना भेजना चाहते थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय पर वाइसरॉय वही थे, पूर्णतः स्वतंत्रता, पूर्णतः जो शक्ति है वो भारत के हाथ में नहीं आई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन का मत था कि चूंकि जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का भाग नहीं है अभी तक, इसलिए यहां पर सेना नहीं भेजी जा सकती। तो जम्मू कश्मीर के सामने एक ही विकल्प था कि या तो आप भारत का भाग बन जाओ, या फिर जो है आप उन फिदाइनों से खुद लड़ो।
तो उनको पता था कि वो चूंकि पाकिस्तान आर्मी है पूरी की पूरी, तो उससे लड़ पाना जम्मू कश्मीर के लिए संभव नहीं था। तो उसने अंततः जो है वह 26/10/1947 को 26/10/1947 को भारत का भाग बन गया, परंतु विशेष प्रावधानों के साथ भाग बन गया। और इसी बीच ये जो मामला है, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर का जो फैसला है वो जनमत से होना चाहिए, जनता से पूछी जानी चाहिए। परंतु जनमत की एक शर्त ये थी कि जो आर्मियां हैं दोनों ही देशों की, भारत की और पाकिस्तान की, वो 1947 से पहले की सीमा पर वापस चली जाएगी। हुआ ये था कि जब भारत की आर्मी उनको खदेड़ रही थी, इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा करवा दी थी। और जब वो युद्ध विराम हुआ तो पाकिस्तान की आर्मी पीओके के अंदर थी, मतलब कि भारत की जो है सीमा अगर ये है तो उस समय पर जब युद्ध विराम हुआ था पाकिस्तान की आर्मी यहाँ थी। अब युद्ध विराम इस सीमा पर हो गया तो ये जो क्षेत्र है जिसको पीओके कहते हैं वो पीओके पाकिस्तान के अधीन आ गया। बाद में 1972 के अंदर जो समझौता हुआ तब इस लाइन को एलओसी मान लिया और भारत ने एक प्रकार से ये इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये पीओके आपका भाग है और ये हमारा भाग है। परंतु 1972 वाला एक द्विपक्षीय समझौता है जिसको अपने शिमला समझौता कहते हैं, जिसको कभी भी बदला जा सकता है। तो जो लोग मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर का निर्णय जनमत से होना चाहिए, ऐसा ही कुछ बात संयुक्त राष्ट्र ने कही थी, भारत ने यह निर्णय स्वीकार भी किया। परंतु भारत की शर्त यही थी कि पाकिस्तान पहले वापस इस रेखा पर जाए, इस क्षेत्र को खाली करे, फिर इस क्षेत्र के अंदर और भारत वाले क्षेत्र के अंदर जनमत करवाया जाना चाहिए। जनमत से जो भी निर्णय होता है अंतरराष्ट्रीय देख रेख के अंदर, ताकि जो चुनाव है वो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। तो जनमत से जो भी निर्णय होता है, अगर जम्मू कश्मीर की जनता स्वीकार करती है कि हम भारत का भाग बनते हैं तो भारत का भाग बने, पाकिस्तान उसके ऊपर विवाद ना करे। अगर जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम पाकिस्तान का भाग बनना चाहते हैं तो उनको बनने दिया जाए, भारत का कभी भी भारत उसके अंदर कोई भी समस्या खड़ी नहीं करेगा। हमारी शर्त एक ही है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो अपनी पूर्ववर्ती सीमा पर वापस जाए, तभी जनमत संभव है। अन्यथा जब तक पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी है इस क्षेत्र के अंदर, तब तक हम जनमत के निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं और जनमत के खिलाफ हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई। इस प्रकार से जो सारे राज्य हैं वो भारत के भाग बने। कब? ये अलग अलग क्रम है, इससे पहले वालों का क्रम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जो एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वो दो लोगों को दिया जाता है। एकीकरण का जो श्रेय है वो एक दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को, जो कि उस समय गृह मंत्री थे भारत के। दूसरा दिया जाता है वीपी मेनन को। वीपी मेनन एक अधिकारी थे, ठीक है, और यही उस समय पर भारत के गृह सचिव भी हुआ करते थे। वीपी मेनन वो व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर काम किया करते थे। जब स्वतंत्र हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि यह व्यक्ति जिसको अनुभव भी है, जिसको पता भी है, जिसको ज्ञान भी है, इस व्यक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए एकीकरण करने के अंदर। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने दोनों ने मिलकर सभी रियासतों का एकीकरण किया। दो जगह पुलिस भेजने की जरूरत पड़ी, जम्मू कश्मीर के अंदर, हैदराबाद के अंदर और जूनागढ़ के अंदर। परंतु जूनागढ़ का अंतिम निर्णय जो है जनमत से ही हुआ आधिकारिक तौर पर। बाकी कहीं भी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लोगों को समझाकर जो है या उनको भविष्य की जो योजना थी वो बताकर सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। अंततः 1950 के अंदर, अगर अपने 1950 की बात करें तो 1950 के भारत की बात करें तो 1950 में भारत जो था, भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। 1950 में एकीकरण के बाद 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। तो जब एकीकरण हुआ तो जो संरचना निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार से थी। कुल 4 प्रकार के राज्य भारत में हुआ करते थे। एक था भाग क के राज्य। भाग क के अंदर कौन से राज्य आते थे? तो भाग क के अंदर जो राज्य आते थे, ऐसे राज्य जहां गवर्नर का शासन था, तो ऐसे राज्य जहां गवर्नर का शासन था उनको अपने भाग क में रखा गया। कौन से? बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, बंबई,
मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। इन सबको कहां रखा गया? भाग क के अंदर रखा गया। ठीक है, तो इनको कहां रखा गया? भाग क में रखा गया 1950। कितने हो गए? कुल 9 है। कुल कितने आ गए? 9। तो भाग क में कितने राज्य आते थे? 9 राज्य आते थे। संयुक्त प्रांत जो अपने वर्तमान यूपी है उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी। बाद में इसको यूपी को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था उसको तोड़ा गया था, तो उसको जो उत्तर वाला भाग था वही केवल वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, तो उसको नाम उत्तर प्रदेश दे दिया गया। तो भाग क में एक 9 राज्य हुआ करते थे। ऐसे ही था एक भाग ख। भाग ख में ऐसे राज्य आते थे जहां राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन होता, राजा का शासन था, परंतु वहां पर जो है राज्यों की विधानसभा भी पहले से बनी हुई थी ब्रिटिश कानून के तहत। इनको भाग ख में रखा गया। इसके अंदर भी 9 राज्य आते थे। कौन से? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पेप्सू, पटियाला व पूर्वी पंजाब, इसको अपने पेप्सू कहते थे उस टाइम पर। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर, कोचीन, और विंध्य प्रदेश। तो ये वो रियासतें थी जिनको जब भारत में मिलाया गया था तो वहां का जो राजा था उसको एक प्रकार से राज्यपाल बना दिया गया था, राज प्रमुख कहा जाता था। तो उनको राज्यपाल बना दिया गया था, परंतु विलय की शर्त ये थी कि आप अपने पद पर रहेंगे, सर्वोच्च पद दे दिया राज्य का, परंतु अब से जो राज्य के नियम है वो विधानमंडल या लोकतंत्र यहाँ पर लागू हो गया है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू की गई थी उन्हीं को साथ लेकर, क्योंकि वो प्रभावशाली राजा थे। अगर आप उनको गद्दी से हटाने की बात करते तो विलय ही नहीं करते, नई अड़चने पैदा करते। उससे पहले तो उनकी रियासत हुआ करती थी ना, ये तो बाद में एक नवीन सिद्धांत है कि आज से ये सारी की सारी जमीन, सारे के सारे लोग, सारी की सारी संपत्ति आपकी, देश की है। इतने दिन तक तो उनके बाप की जागीरी थी ये। ऐसे ही भारत गय हुआ करता था। भारत गय जो था, भाग गय जो था, गय उसमें मुख्य आयुक्त के प्रांत आते थे। मुख्य आयुक्त के कौन से प्रांत इसके अंदर लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कूच बिहार, कूच बिहार जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश का, सॉरी, पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण उत्तरी भाग है वो कूच बिहार है, सिलीगुड़ी के पास। कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा,
इनको भाग ग में रखा गया था। एक भाग ख बनाया गया था, जिसको जो है, जिसके अंदर अंडमान और निकोबार आता था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो भाग ग में एक हो गया, सॉरी घ के अंदर एक हो गया, ग के अंदर 10 हो गए, कुल 11, और 9 जो है वो ख के अंदर है, 11 और 9 20, और 9 जो है वो क के अंदर है। तो जो पहला स्वतंत्र भारत के अंदर एकीकरण के बाद जब अपना संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय पर भारत जो है इस प्रकार से 9 9 18 1 19 और 10 29 राज्य या 29 श्रेणियों में बटा हुआ था। इनके लिए केंद्र शासित शब्द तो प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सभी को राज्य कहा गया, ना कि राज्यों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। सभी राज्यों के अंदर समानता जो है वो स्थापित नहीं की जा सकी है। समानता जो है बाद में पुनर्गठन के बाद स्थापित की गई है, जो सामान्यतः 1956 का माना जाता है। इसके आगे की कहानी जो है, ये जो भारत की श्रेणियां हैं, ये जिस दिन संविधान लागू हुआ तब की श्रेणियां हैं। उसके बाद चूंकि संविधान अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर संसद को अनुमति दी गई है कि वो भारत का मानचित्र बदल सकती है, भौगोलिक क्षेत्र बदले बिना, और भौगोलिक क्षेत्र बदल भी सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत भौगोलिक क्षेत्र बदले बिना अंदर के राज्यों का मानचित्र बदल सकती है। तो अपनी उस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने समय समय पर भारत के मानचित्र में बदलाव किए हैं। वो किस समय पर कैसे बदलाव किए गए हैं, उनका अध्ययन अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे कि भारत के पुनर्गठन का क्या क्रम रहा है, किस राज्य किस वर्ष के अंदर किस क्षेत्र को राज्य बना दिया गया है, या किस राज्य के 2 टुकड़े हो गए हैं, कब हुआ है, वो सारी बातें अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।